नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां मंगलौर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वो घायल हो गया है। दूसरा जो है मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि रविवार को बदमाशों ने रुड़की में एक महिला से चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी। खबर पर पहुंची पुलिस ने तांशीपुर पाडली के पास जो है इन्हें पकड़ा और इन्होंने यानी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हुआ है और दूसरा फरार, जिसकी तलाश की जा रही है। गन्ना के से कुछ भागने के लिए प्रयास कर रहे थे। पुलिस उनको पकड़ने के लिए कारण कोमिंग कर रहे थे, तब इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था। पुलिस के सेल्फ डिफेंस में जो है वापस फायर किया था, उसमें एक मुलजिम का जो है पैर पे गोली लगी है। उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी इनका इलाज चल रहा है। रामनगर के मरचूला में रामगंगा नदी में 2 पर्यटक बह गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के मुरादाबाद से एक परिवार आया हुआ था जो नदी में नहाने गया, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो फंस गई। काफी कोशिशें हुई, जो महिला थी साथ में वो चिल्लाती रही, लेकिन दोनों पानी में बह गए। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आज भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि दोनों के बारे में कोई जानकारी मिले, दोनों जो है बरामद हो जाएं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से विकासनगर के कालसी में निर्माण में लगी जेसीबी मशीन भूस्खलन से मलबे में दब गई। दुर्घटना आज सुबह की बताई जा रही है। हालांकि हादसे के दौरान जेसीबी में कोई मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा होने से चल गया, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जेसीबी जो है वो जरूर फंस गई है। विकासनगर से खबर आ रही है, जहां पहाड़ों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। विकासनगर के सहिया बाजार में अमलावा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पानी बढ़ने की वजह से नदी किनारे बने घरों को नुकसान हो सकता है। खबर चंपावत से आ रही है, जहां शारदा नदी उफान पर है, जिससे एक बार फिर से नदी के किनारे बसे लोगों में खौफ है। लोगों में 2013 आपदा की तस्वीरें ताजा हो गई हैं। पीड़ितों का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी लोगों को विस्थापित नहीं किया गया है और जो सरकारी मदद मिली तो लोगों ने भी नदी किनारे ही मकान बनाकर रहना शुरू किया, लेकिन बारिश की वजह से अब फिर से डर बढ़ गया है, खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने ये भी कहा था कि वो जगह के लिए, लेकिन जगह तब से लेके अभी तक कोई मुहैया नहीं कराई गई है। हमने जैसे तैसे अभी थोड़ा सा छोटा सा हमारा थोड़ी बहुत जगह उसी टाइम की बच गई थी, तो हमने छोटा सा एक क्या नाम है 8 बाई 8 का कमरा बना लिया है, झोपड़ी टाइप की डाल ली है। अब जब तक इसमें गुजारा हो रहा है, लेकिन इसे देख के तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि कब ये बह जाए हमें खुद को भी, हम दोबारा फिर पैदल हो जाएंगे। खास तौर से अगर मैं बात करूं टनकपुर के सादा घाट के किनारे की, तो यहाँ पर जो आबादी, यहाँ पर जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर पहले घर हुआ करते थे और 2013 में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के भेंट चढ़े थे। उसके बाद लोगों ने अपने घरों को हालांकि यहाँ पर तो बना दिया है और ये छोटे छोटे घरों में लोग रह रहे हैं, अपनी जिंदगी का यापन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, वो आज जब भी पहाड़ में बारिश होती है, इस तरीके के हालात होते हैं, शारदा नदी उफान में होती है, तो वो डर और सहम जाते हैं। उन्हें पुरानी जो 2013 की आपदा थी वो याद आने लगती है। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, टनकपुर। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके आवास पर मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। सीएम के साथ किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री दिल्ली हैं और लगातार मुलाकातों का सिलसिला तमाम मंत्रियों के साथ चल रहा है। वहीं सीएम पुष्कर धामी पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मुलाकात निशंक के आवास पर होगी। पुष्कर धामी दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उत्तराखंड से जुड़े नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो
तो सीएम दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। धामी ने न्यूज 18 से बातचीत में रोजगार को लेकर कहा है कि सरकार जल्द ही 24,000 से ज्यादा नौकरी देगी। सीएम ने बताया कि सरकार लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाएगा। हालांकि जानमाल की जिम्मेदारी जो है वो भी है, लिहाजा लोगों को जानी नुकसान न हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। सर, एक सवाल है कि आप आते ही आपने कहा कि 22,000 नौकरियां का वादा है, तो ये चमत्कार कैसे होगा? नहीं, 22,000 नहीं, 23,600 जो हमारी नौकरियां हैं वो खाली हैं उत्तराखंड के अंदर। इतनी पोस्टें वैकेंट हैं अभी। उसमें से 8,000 लोगों की हम विज्ञप्ति निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। और हमने सभी विभागों को पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में, जो मेरे कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमने अपने सभी साथियों से विचार विमर्श मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ करके हम 24,600 नौकरियां निकालने वाले हैं। ये तो सरकारी नौकरियां हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास ये भी है हमारी सरकार का कि हम रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी, चूँकि रोजगार सरकारी तो लाखों हज़ारों में मिल सकता है, लेकिन स्वरोजगार वो हम लाखों की संख्या में देने के लिए भी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर, कुंभ पिछले बार था, अब कांवड़ यात्रा होने वाली है, उत्तर प्रदेश ने इजाज़त दी है, इसको लेकर आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, कांवड़ यात्रा हम केवल उसमें क्या है कि एक होस्ट हैं, यानी कि लोग जल लेने के लिए हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से वहाँ आते हैं। और ये संख्या कोई लाखों में नहीं है, ये संख्या करोड़ों में है। और ऐसे समय में हमको ध्यान रखना होगा कि चूँकि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि ये आस्था और श्रद्धा का विषय है हमारा ये कांवड़ यात्रा, लेकिन भगवान भी नहीं चाहेंगे कि लोगों की जान जाए। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अधिकारी लेवल की अभी बैठक हो रही है। अगर उच्च स्तरीय बैठक की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी करेंगे। दिल्ली में रविवार को हुई उत्तराखंड बीजेपी की बैठक के बाद देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक होगी। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बैठक में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनाव को लेकर संगठन के कामों पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली में महामंथन, उसके बाद दून में शाम 4 बजे बैठक होनी है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में, और ये जो बैठक होने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण। तो कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है और संगठन और सरकार के बीच तालमेल और जो बड़ी हमें कहें कि योजनाएं हैं उन्हें लेकर जनता के बीच में जाया जाए विकास कार्यों को लेकर। और हो सकता है कि जल्द ही जिम्मेदारियां बांट दी जाएं और फिर किस तरह से जनता के बीच में जाना है। एक पूरा रोड मैप आप ये समझिए कि दिल्ली से लेके देहरादून तक जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें तय कर लिया जाएगा, तैयार कर लिया जाएगा। और फिर एक्टिव मोड में जिस तरह से बीजेपी अभी नजर आ रही है, इस बैठक के बाद भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कल दिल्ली में बैठक हुई थी और आज देहरादून में, तो दिल्ली से लेके दून तक बैठकों का सिलसिला शुरू है। प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सभी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन के कामों पर चर्चा होगी, सरकार के कामकाज पर महामंथन होगा, जनता के बीच में कैसा जाया जाए। और आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां जो हैं वो ताल ठोक रही हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, दिल्ली से दून तक ये जो महामंथन हो रहा है, आज की अगर हम बैठक की बात करें, क्या यही माना जाए कि अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और उनका हर कदम 2022 की तैयारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए? जी जीनत, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी लगभग पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। और 29 जून को जो बीजेपी की चिंतन मीटिंग हुई थी उसमें अगले 6 महीने का पूरी तरह से रोड मैप तय कर लिया गया था। इसी के मद्देनजर आज बीजेपी के हेडक्वार्टर में, जहां पर अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर प्रदेश स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है, 13 के 13 जिलाध्यक्ष, उनकी यहाँ पर मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे।
इस मीटिंग को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अभी दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं, मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अभी दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं, मुख्यमंत्री भी दोपहर बाद तक देहरादून लौट जाएंगे। क्या कुछ दिल्ली में रहा, क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ भी मीटिंग हुई है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष मौजूद थे, उत्तराखंड से प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे। उसमें कई बातों पर रोड मैप बना है। जुलाई अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा भी होना है, 2 दिन का ये दौरा रहेगा। किस तरह से उनके कार्यक्रम निर्धारित होंगे, कहाँ कार्यक्रम निर्धारित होंगे, इस पूरी मीटिंग में इसका खाका खींचा जाएगा। और अगले 1-2 महीने में क्या कुछ जो कार्यक्रम हैं, पार्टी ने करीब 10 बिंदुओं पर पार्टी वर्कर्स को कार्यक्रम दिए हैं, उनको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, ये इस मीटिंग में डिसाइड कर लिया जाएगा। बिल्कुल, मीटिंग पर आप नजर रखिएगा। अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए सुनील। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। बिजली का मुद्दा आम आदमी पार्टी का प्रमुख मुद्दा रहता है। आप जानते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वो इसी मुद्दे पर बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली की बात दोहराई और उत्तराखंड में पुराने बिजली बिल माफ करने, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और हर घर को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। साथ ही मुख्यमंत्री बदलने पर बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। और इस घोषणा के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप देवभूमि आ रहे हैं तो शायद सच बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिजली के मुद्दे पर बलूनी ने कहा है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन फ्री बिजली में सरचार्ज, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज वसूले जा रहे हैं। बलूनी ने मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों पर भी सवाल खड़े किए। देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की, कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ, ये एनर्जी चार्ज क्या होता है, ये फिक्स चार्ज क्या होता है, इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की, आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी, स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोलें, ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए केजरीवाल जी, आपके लिए इस उत्तराखंड में राजनीति का कोई स्कोप शायद नहीं बच पाएगा। करीब 1 साल पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सबसे पहले बिजली फ्री देने की बात कही थी, लेकिन तब उसे एक शिगुफा माना गया। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने फ्री बिजली के मुद्दे पर कहा, ये प्रलोभन है, उत्तराखंड की जनता को इससे खरीदा नहीं जा सकता। और जब अलग ऊर्जा मंत्री बने हैं तब उन्होंने घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री जी को मेरे ख्याल से अध्ययन करना चाहिए था कि इस प्रदेश में कितना विद्युत उत्पाद होता है, कितनी खपत है, और अगर मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं तो क्या उसे वो बाजार भाव से खरीदेंगे? तो अगर बाहर से खरीद करके देने का काम जो है भाजपा करेगी तो स्पष्ट परिलक्षित है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको प्रलोभन दे करके जो है पुनः सत्ता में आना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है और मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक के बाद फैसला लेने की बातें कह रहे हों, वहीं कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी का कहना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के मामले आ रहे हैं। ऐसे में सोच समझकर कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला होना चाहिए।
बस मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर ये कोविड के नए जो स्ट्रेन आए हैं, कोविड प्लस या डेल्टा प्लस जो भी बोल रहे हैं, अगर वो फैल गया तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी। तो बहुत सोच समझ के करिए और ऐसे इतनी आसानी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि काफी सोच विचार कर फैसला लिया जाएगा। जान की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। चमोली से खबर है, जहां थराली के पास उफनते नाले में एक बाइक सवार बह गया। वहीं नाले में बहने के बाद बाइक सवार का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगातार बाइक सवार की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो देखिए, चमोली से खबर आ रही है, यहां पर एक बाइक सवार उफनते नाले में बह गया है और अब उसे बचाने के लिए यानी कि उसकी तलाश की जा रही है। उससे पहले खबर आपने देखी कि 2 लोग नदी में बह गए, जलस्तर बढ़ गया था, परिवार जो है वो घूमने आया हुआ था। तो किस तरह से बारिश ने तबाही मचाई हुई है, देवभूमि की हम बात कर रहे हैं। कई जगहों पर मकान बह गए हैं, कई जगहों पर जेसीबी, आपने देखा कि एक जगह जेसीबी भी दब गई है। शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। तो उफनता ये नाला था जिसे वो पार करने की कोशिश कर रहा था और बह गया। थराली के लोल्टी के पास यह हादसा हुआ है। व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रही एक बच्ची का सपना डॉक्टर बनने का है, लेकिन ना तो कोई सरकारी मदद मिल पा रही है और ना ही परिवार के पास पैसे हैं कि उसका इलाज करा सके। आखिर मजबूरी क्या है, देखिए। जलाल गांव की जिया का विकलांग होने का ये मर्ज उम्र भर बढ़ने के साथ गहरा हो रहा है। डॉक्टर बनने का सपना देख रही जिया के लिए खुद इलाज का संकट है, तो गरीब माँ बाप के आगे इलाज के लिए पैसों का संकट। रात को शौचालय के लिए भी इस बच्ची को बाहर जाना पड़ता है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस बच्ची से कोसों दूर है। डॉक्टर बनने का सपना मन में रखे जिया को अब स्कूल से भी बेदखली की चिंता सताने लगी है। जैसे तैसे अब ऐसे लेबरी है, बड़ी मजदूरी करके हम अपना पेट पालते हैं। 2-3 बार हमको स्कूल के लगाने पड़ते हैं इधर उधर, और ऐसा ही है। तो अब पहले तो सर ने इसका नाम हम वहाँ लिख दिया था, तो अब मैंने सुना कि इसका नाम अब कटने वाला है स्कूल से। दरअसल जिया जन्म से ही विकलांग है, तो परिवार ने भी बेटी के इलाज में पूरा पैसा खर्च कर दिया और अब पैसों के अभाव में अच्छे अस्पतालों में इलाज संभव नहीं हो सका। वहीं सरकारी मदद भी कागजों तक सीमित रह गई। जिया को व्हील चेयर जैसी मामूली जरूरत के लिए भी 4 साल से इंतजार है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। पर्यटन क्षेत्र भागसू में बादल फट गया और छोटे से नाले में जो है जोरदार बाढ़ आ गई। पानी के सैलाब में कई गाड़ियां बह गई हैं। तस्वीरें देखिए आप, 1, 2, 3 लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, देखिए जरा, और कैसे बह जाती हैं। होटलों को नुकसान हुआ। तबाही के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 पर ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। पानी की रफ्तार देखिए जरा, और बादल फटा और उसके बाद इस रफ्तार में गाड़ियां कैसे बह जाती, जैसे कोई खिलौना, जैसे कोई माचिस की डिब्बी। अमूमन हम बातचीत में इस बात का जिक्र करते हैं, और गाड़ियां भी ऐसी बह रही जैसे कोई बच्चों की गाड़ी है। देखिए जरा तस्वीरें, और पानी किस तरह से उफन रहा है और कितनी रफ्तार में बह रहा है। न्यूज़ 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पास में होटल्स मौजूद हैं और वहां पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो धर्मशाला से ये तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से कैसे तबाही मची, कारें जो हैं वो नाले में बह गई हैं। तो चाहे उत्तराखंड की बात करें हम या फिर हम हिमाचल की बात करें, जिंदगी आफत यहाँ पर बनी हुई है। देखिए ज़रा, आसपास होटल्स हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 3 गाड़ियाँ तो यूं ही बह जाती हैं और आसपास की गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो धर्मशाला से ये तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ में